एपिसोड 4 की शुरुआत उस जगह से होती है जहां सेजुंग से बचने के लिए वूजू और मेरी एक ब्यूटीफुल किस शेयर करते हैं और अपने चेहरे को हाइड कर देते हैं, जिससे सेजुंग वहां से चली जाती है। बट ये एक स्ट्रेसफुल नियर टू एक्सपोजर वाला सीन बन जाता है। फिर दोनों एम्बैरेसिंग एक्सप्रेशन के साथ वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सुंग वू के सामने वो दोनों एकदम एक रियल कपल जैसे एक्टिंग करने लगते हैं ताकि सुंग वू को जरा सा भी शक ना हो। अब सीन वापस से ऑफिस का होता है जहां वूजू एंड मेरी दोनों प्रेजेंट हैं एक डील को लेकर। तभी सेजुंग को वो सीन याद आ जाता है, बट वो श्योर नहीं थी कि वो लड़का वूजू ही है। बट पीछे से वो लड़का बिल्कुल वूजू के जैसा ही दिख रहा था और लड़की भी एग्जैक्टली मेरी जैसी ही दिख रही थी। वो ये बात डायरेक्टली सबके सामने कह देती है, जिससे दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। बट उसे कंफर्म तो करना था ही, इसलिए वो डायरेक्ट उस फोटो स्टूडियो को ही कॉल कर देती है और पूछती है कि उस समय कौन सा कपल आकर फोटो शूट करवाया था, यानी वो उनका नाम जानना चाहती थी। बट थैंकफुली वूजू ने एक फॉल्स नेम के साथ वहाँ रजिस्टर करवाया था, यानी फिर से दोनों बच जाते हैं। और फिर दोनों एक जगह बैठकर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अब उन्हें बहुत फोकस्ड और अलर्ट रहना होगा और हर माइन्यूट डिटेल्स पर ध्यान देना होगा। और यहाँ वूजू मेरी को टीज करने लगता है कि वो तो सिर्फ इसकी एक्टिंग कर रहा था अपना फेस छुपाने के लिए, बट तुमने तो एक बुल के जैसे सीधा मुझ पर अटैक कर दिया। अब मेरी को एक बुल कहकर एड्रेस किया गया तो वो कहाँ चुप रहने वाली थी। अब इस टॉपिक पर उन दोनों के बीच एक प्यारी सी फाइट देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हैंजू आकर दादी को झूठ बताता है कि जिस एम्प्लॉय की रिसेंटली डेथ हुई है वो एक फ्रॉड है जो हमारी कंपनी का बहुत पैसों से घोटाला किया है गैम्बलिंग में। अब ऐसे एम्प्लॉय के लिए हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या हम पुलिस रिपोर्ट लिखवा दें? बट दादी जी को ये बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक बहुत ही लॉयल एम्प्लॉय था और उसने बहुत मेहनत से काम की थी इस कंपनी में। इसलिए दादी जी उस पर रहम कर देती है, क्योंकि एक डेड आदमी पर एक्शन लेना एथिकल नहीं लगता। वो लॉस बियर करने के लिए रेडी हो जाती हैं, जिससे हैंजू एक डेविल स्माइल देता है। अगर ये आदमी फ्रॉड कर सकता है, किसी का मर्डर करवा सकता है, तो पता नहीं और क्या क्या कांड करवा सकता है। इस तरह के ना विलेंस मुझे बहुत डेंजरस लगते हैं। अब डिनर के टाइम उस एम्प्लॉय की प्लेस मिल जाती है उनसू को, बट वो रेडी नहीं होता है, जिस पर हैंजू कहते हैं कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम्हें बस पोजीशन संभालनी है जब तक हम किसी को हायर नहीं कर लेते। और फिर वूजू की जो आंट है वो एक गंदे टोन में वूजू को कहती है कि कार एक्सीडेंट में तुम्हारे फादर और मदर की डेथ हो गई, पर तुम कैसे बच गए? यानी उस आंटी की जुबान पर सिर्फ कड़वे बातें थी। और ये बात सुनकर वूजू खाना छोड़कर वहाँ से उठ जाता है और अपने रूम पहुंचकर एक टेडी बेयर को पकड़कर अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगता है कि वो अकेले कार से कैसे बचकर निकला और उसने हेल्प मांगी। तभी वहाँ एक फैमिली रुककर वूजू और उनके पेरेंट्स को इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वूजू के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जिससे वूजू बहुत रोता है। वो चुप ही नहीं होता, इसलिए एक छोटी लड़की वहाँ आती है और वूजू को अपना टेडी बेयर गिफ्ट कर देती है और एक बटन दबाने से उस टेडी बेयर से साउंड आता है कि अगर तुम ऐसे ही रोते रहे ना तो यहाँ पर एक टाइगर आ जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। और इस साउंड से ही बेचारा वूजू शांत और स्टेबल हो जाता है। मतलब ऐसे हार्ड टाइम्स में ऐसे सिंपैथी वूजू को बिल्कुल टच कर जाती है और इसी टाइम से वो लड़की उसकी चाइल्डहुड फर्स्ट लव बन जाती है। वूजू कहता है कि उसका कोई फर्स्ट लव नहीं था, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर लव शब्द उसके इमोशंस को सही तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। शायद उसके लिए वो एहसास कुछ और ही था, एक छोटी सी लड़की की मेहरबानी और एक टेडी बेयर का तोहफा जिसे उसने सालों तक अपने दिल के करीब संभाल कर रखा है। वो टेडी आज भी उसके लिए उतना ही खास है। उस वक्त छोटी मेरी ने जब सुना कि वूजू ने अपने पेरेंट्स खो दिए हैं तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसके दर्द ने वूजू के दिल पर गहरा असर छोड़ दिया था। दोस्तों, ऐसा इंसिडेंट ईश्वर ना करे किसी दुश्मन के भी साथ हो। मतलब एक छोटी सी एज में वूजू का
कंप्लीट वर्ल्ड ही चला गया। अब इधर मेरी बार बार वो किस वाले इंसिडेंट को याद करके एम्बैरेस्ड फील करती है। वो इतनी एम्बैरेस्ड हो जाती है कि वो चैन से भी नहीं सो पाती। फिर जिस दिन सुंग वू उनके घर आने वाले होते हैं, उस दिन वूजू और मेरी एक कपल स्टाइल मैचिंग आउटफिट्स पहनते हैं और पूरा घर ऐसे सजाते हैं जैसे वूजू वहीं रहता हो। मेरी अपने फेक रिलेशनशिप के डिटेल्स को भी याद कर लेती है, जैसे उनकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी और वो लोग हनीमून पे कहाँ गए थे, ताकि अगर कोई पूछे तो सब कुछ बिल्कुल नेचुरल लगे। पर उनका पूरा प्लान बेकार हो जाता है क्योंकि सुंग वू और सांग यूंग दोनों लास्ट मोमेंट पर अपना विजिट कैंसिल कर देते हैं। उन्हें क्या पता सुंग वू तो इस वक्त जिन योंग के हॉस्पिटल में छुपा हुआ है एक इंजरी का ड्रामा करके, ताकि अपनी नई हरकतों की जिम्मेदारी लेने से बच सके। उसके सारे कांड सांग यू ने फिर से कवर अप कर दिए। पता नहीं बेचारा सांग यू इतनी जिल्लत और जलील होने के बाद भी एक गुलाम बनकर पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी क्यों करता है। फिर भी वूजू वहाँ से जाता नहीं, वो रुक कर मेरी के नए डिजाइन्स देखने लगता है जो योंगसू डैंग के मैस्कॉट्स के लिए बने हैं। मेरी बताती है कि उनमें से एक मैस्कॉट उसके फर्स्ट लव से इंस्पायर्ड है और बचपन के कनेक्शन को देखकर ये तो क्लियर है कि उसका फर्स्ट लव और कोई नहीं बल्कि वूजू ही है। इसलिए और भी मजा आता है जब वूजू खुद उस मैस्कॉट का मजाक उड़ाता है, बिना जाने कि वो खुद ही उसका इंस्पिरेशन है। वूजू मेरी के साथ बातें करते करते और उसके डिजाइन आइडियाज में इतना खो जाता है कि उसे वक्त का होश ही नहीं रहता। उसे याद ही नहीं रहता कि उसे जिन योंग के साथ शाम का प्लान था और उसे मिलने जाना था, जब तक उसका फोन नहीं आता। बट अल्टीमेटली उनका मिलना कैंसिल हो जाता है। जिन योंग जो आज अपने दिल की बात बताने वाली थी, उसका प्लान कैंसिल होने से बहुत उदास हो जाती है और दिल के दर्द को कम करने के लिए वो शराब के नशे में डूब जाती है। वहीं बार में उसके पास वाली सीट पर सांग यू भी बैठा होता है, जो अपने इरिटेटिंग और अब्यूजिव बॉस से तंग आकर थोड़ा रिलैक्स करने आया है। जिन योंग जो वैसे अभी सुंग वू की फेक इंजरीज का ट्रीटमेंट कर रही होती है, सांग यू से बात करने की कोशिश करती है ताकि दोनों अपनी परेशानी को शेयर कर सकें। लेकिन सांग यू को तो कोई कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। वो तो सिर्फ अपने क्लास में बिजी था, नशे में डूबने में बिजी था। वो जिन यांग को रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा था। मतलब क्या सख्त आदमी है ये, सामने इतनी सुंदर लड़की है और वो दुखी है, फिर भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। शायद सांग यू इतनी हार्डशिप्स देख चुके हैं कि अब उसकी अंदर की सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में मेरी का प्रेजेंटेशन होता है, बट उसे पता चलता है कि उसकी मॉम बहुत सारी डिशेस बनाकर पुराने वूजू के पास जा रही है एज अ सरप्राइज विजिट। एक्चुअली मेरी ने अभी तक ये बात अपनी मॉम से शेयर ही नहीं की कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है और वूजू दूसरी लड़की के साथ अफेयर रखा हुआ है। इस बात को लेके मेरी बहुत परेशान है और आज उसका फाइनल प्रेजेंटेशन भी है। बट यहाँ वूजू हीरोइक एंट्री मारता है और कहता है कि टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी मॉम को पिकअप करने। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे एक्स हस्बैंड यानी वूजू के घर तक न पहुंच सके। तुम बस अपनी प्रेजेंटेशन पर फोकस करो। फिर वूजू अपनी कार लेकर निकल जाता है एज पर द कमिटमेंट। बट उसे पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है और वूजू के घर में मेरी की मॉम का तब तक जलील होना शुरू हो जाता है और फाइनली मेरी की मॉम को पता चल जाता है कि ये शादी तो बहुत पहले ही टूट चुकी थी और उसकी मॉम को धक्का दे दिया जाता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है अपने सारे बनाए डिशेस के साथ। मेरी की मॉम थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करती है। तभी वूजू उन्हें बस टर्मिनल तक छोड़ने जाता है। उनके मन में ये भी टेंशन होती है कि कहीं वूजू का मेरी के लिए ओपिनियन खराब ना हो गया हो, जो कुछ उसने देखा और सुना उसके बाद। लेकिन वूजू तुरंत उन्हें आराम से समझाता है और वो कहता है मेरी कोई जूनियर थोड़ी ना है, वो अपनी कंपनी की बॉस है और उसके टोन में मेरी के लिए रिस्पेक्ट
क्लियरली महसूस होती है। मेरी की मॉम फिर दिल खोल कर मेरी की तारीफ करती है और वूजू जेन्युइनली खुश होता है कि उनके मुंह से मेरी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं। वो जाते जाते ये भी प्रॉमिस करता है कि वो झूठ बोल देगा, कह देगा कि उसने मॉम को उनके एक्स इन लॉज से मिलने ही नहीं दिया। पर जब तक वूजू मेरी के स्वीपस्टेक हाउस पहुंचता है तब तक सब सच सामने आ चुका होता है और मेरी ने सब कुछ सुन लिया होता है वूजू की बहन से, जिसके बाद मेरी बहुत इमोशनल हो जाती है। मेरी का सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं उसकी मॉम उससे डिसअपॉइंट ना हो जाए, लेकिन उसे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि जिस तरह मॉम ने कार में वूजू के कान खाए थे बातें करते हुए, उससे तो क्लियरली लगता है कि वो अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील करती है। एक छोटी सी फोन कॉल में मेरी की मॉम सारे डर मिटा देती है। वो कहती है कि उसने वूजू और उसके परिवार को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया था क्योंकि मेरी उसे प्यार करती थी, उसे पसंद करती थी। इसलिए जब मॉम को पता चलता है कि मेरी ने वो स्वीपस्टेक्स हाउस जीत लिया है तो वो तुरंत उसे वार्न करती है, बस बेटा पकड़ी मत जाना, उसके लिए ये हाउस एक सिग्नल है, जैसे कर्मा ने खुद अपना जादू दिखाया हो। अगर मॉम ये जानती है कि कर्मा इस वक्त कितनी मेहनत कर रही है, उसी मोमेंट पर वूजू को पता चलता है कि उसकी नई गर्लफ्रेंड जेनी, जिसके लिए उसने मेरी को डंप किया, उसे चीट कर रही है और यहाँ से शुरू होती है उसकी कर्मा पेबैक एरा। अब तो वही होगा जो वो डिजर्व करता है। मुझे पूरा यकीन है वो फिर से मेरी के पास लौट कर आएगा, लेकिन सॉरी भाई, यू स्नूज यू लूज, क्योंकि अब उसकी जगह एक बेटर वूजू है जो मेरी के साथ है, रेडी टू एक्ट एज हर फेक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड जब भी जरूरत हो। क्योंकि उस रात से जब सीडी मोटेल में उसकी मुलाकात हुई थी, वूजू को पता चल गया था कि मेरी वही छोटी लड़की है जिसने उसे उसके पेरेंट्स की मौत के बाद सिंपैथी दी थी। और जब उसने मेरी की फैमिली फोटो देखी, उसने अपने दिल में एक वादा किया कि वो उस एहसान को जरूर चुकाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर उसके लिए उसे ये शादी का भी नाटक करना पड़े तो वो करेगा। अब एपिसोड के एंड में वूजू, जो मेरी का एक्स हस्बैंड है, वापस उसे कॉल कर देता है। वो शायद दोबारा से पैचअप करने के लिए रेडी है, बट हम लोग जान चुके हैं कि इट्स टू लेट नाउ। बट इस कॉल से मेरी काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं इसे इस लॉटरी के बारे में तो नहीं पता चल गया। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है, एक लव ट्रायंगल के साथ। पता नहीं मेरी कौन से वूजू के साथ सेटल होना प्रेफर करेगी, ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।